चलो तो अब देखने के लिए जा रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो लास्ट में हमने देखा था तो भाई जो कोई भी स्प्रिंग है उसको आप उसकी मीन पोजीशन से स्ट्रेच करोगे या कंप्रेस करोगे तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। ओके, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा और वो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, वैसा हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। चलो तो अब जब हम ये जो स्प्रिंग है स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और कोई पोजीशन एक्स तक लेके आते हैं, कोई पोजीशन एक्स तक लेके आते हैं। ओके, तो हमें किसके विरुद्ध में वर्क करना होता है? तो भाई रिस्टोरिंग फोर्स के ऑपोजिट वर्क करना होता है। और हमने देखा था कि भाई ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, वो वेरिएबल फोर्स है क्योंकि उसकी वैल्यू रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। ओके, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी अपोज में यहां तक सपोज यहां एक्स लिखा है, वैसा कंसिडर कर लो। अभी सपोज यहां पर एक्स लिखा है तो उसकी मीन पोजीशन से हम ऑब्जेक्ट को कोई एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट करवाया, यहां जीरो था, जीरो से कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया? एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट करवाया। ओके, तो उस दरमियान हमने कोई वर्क किया होगा, जो वर्क हमने किया वो वर्क कन्वर्ट हो जाएगा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। बोलने से तो यहाँ पे नहीं चला जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जीरो, अब उसको बोले कि भाई चलो तू एक्स पोजीशन पे चला जा, तो बोलने से नहीं जाएगा, उसको लेके जाना होगा। तो इसके लिए कोई फोर्स अप्लाई करना होगा। वो फोर्स कैसा होगा? तो भाई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो वेरिएबल फोर्स होगा और उस वेरिएबल फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। ओके, और वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके, उस दरमियान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों मिले तो उसका मल्टीप्लाई करवा दो तो मिलेगा वर्क डन। तो क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा। और जो वर्क डन मिलेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, तो बस यही चीज हमें यहां करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन निकालना है। ओके, जो उसका इक्वेशन है कि भाई किस तरह से काउंट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए उसकी इक्वेशन चाहिए। चलो तो किस तरह से निकाली जाती है हम देखते हैं। When a spring is stretched or compressed from its normal position, work has to be done by external force against restoring force. F external is equal to minus F restoring force is equal to kx लिख सकते हैं। तो let spring is further stretched through the distance dx, then the work done due to variable force will be, ये इक्वेशन है, वेरिएबल फोर्स की वजह से हो रहा वर्क डन। तो कौन सा है? देखो भाई डब्ल्यू इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वेरिएबल फोर्स एफ ई, ओके, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। तो ये एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के एक्स लिख सकते हैं। तो लिख दिया एफ एक्सटर्नल की जगह के एक्स लिख दिया। एक्स आई की जगह जीरो लिख देंगे क्योंकि वो अभी मीन पोजीशन पे था। फाइनल पोजीशन तो एक्स पोजीशन पे गया है ऑब्जेक्ट, तो वहां पे लिख दिया एक्स एफ। तो एक्स एफ की जगह एक्स लिख दिया। के इंटीग्रेशन में कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो के कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो वो आ गई बाहर। के स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन एक्स रेस टू वन डी एक्स लिख सकते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अपर लिमिट में डाल दिया एक्स, जो उसकी फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल पोजीशन है और यही ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन जीरो, तो वहां पे जीरो डाल दिए। पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसकी जगह ये लिख सकते हैं
एक्स रेस टू 1+1 डिवाइड बाय 1+1, तो वो भी लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जब यहाँ एक्स की जगह रखी जाएगी तो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर होता है 0, और 0 डिवाइड बाई 2 0, ओके, यानी 0 मल्टीप्लाई विथ 1/2 वैसा भी बोल सकते हैं, और 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, 0 आंसर आता है। ओके, सो ये अपर स्टेप माइनस लोअर स्टेप, तो लोअर स्टेप कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ सिर्फ बचता है u इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। ओके, जो वर्क एक्सटर्नल फोर्स से हुआ था वो उतना ही वर्क यानी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स से किया गया हुआ वर्क स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ W की जगह अपने U रख दिया। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। अब इसके अलग अलग फॉर्म निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने काइनेटिक एनर्जी का निकाला था 1/2 mv स्क्वायर, फिर क्या आता, तो भाई p स्क्वायर अपॉन 2m, p स्क्वायर अपॉन 2m। इसी तरीके से मोमेंटम का भी देखा है, दो अलग इक्वेशन देखी थी, इसी तरीके से इसको भी हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे k है, तो ये जो इक्वेशन है f एक्सटर्नल इज इक्वल टू kx, इसमें से हम k को सब्जेक्ट में लेके जाए तो f डिवाइड बाई x आ जाएगा। ओके, तो x यहाँ पे लिखा है 1/2 kx स्क्वायर, f इज इक्वल टू kx लिख सकते हैं, तो k को सब्जेक्ट में लेके जाओ तो f बाई x आ जाएगा, तो यहाँ पे f बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 1x विल बी कैंसल, और फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 fx। चलो अब आते हैं इसी इक्वेशन में, यहाँ पे जो x है, x की जगह f बाई के लिख सकते हैं, यही इक्वेशन के ऊपर से f अपॉन के इज इक्वल टू x, तो लिख दिया 1/2 f बाई के, तो हो जाएगा f स्क्वायर अपॉन 2k। ओके, चलो तो u इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर भी सही है, 1/2 f इंटू एक्स भी सही है, और इज इक्वल टू f स्क्वायर डिवाइड बाई 2k भी सही है। जैसी कंडीशन आपको एमसीक्यू में दी गई है या कोई भी सम में दी गई है, सम के रिलेटेड यहां से कोई भी इक्वेशन उठा लो और आपको आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपको स्प्रिंग कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अब हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, बट हमें स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया गया है, तो ये बीच वाली इक्वेशन आएगी, u इज इक्वल टू 1/2 fx, और लास्ट में तो भाई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, नहीं दिया है, बट फोर्स और k की वैल्यू दी गई है, फोर्स और k की वैल्यू दी गई है, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। चलो, तो हमने अभी तक देखा वो इजी देखा कि भाई उसकी लोअर लिमिट 0 हो जाती थी, क्यों, क्योंकि हमने जो इनिशियल पोजीशन ली थी वो उसकी मीन पोजीशन से लिया था, जैसे उसकी रिलैक्स पोजीशन यानी वैसे ही पोजीशन नॉर्मल पोजीशन मिलती है, इस पोजीशन से हमने फाइंड किया था। बट सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर था और फर्दर हमने उसको स्ट्रेच किया, ऑब्जेक्ट x1 पॉइंट पे तो था ही, x1 पॉइंट पे था, फिर वापस हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो x2 पॉइंट तक पहुंचा, तो उस टाइम पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ होगा वो कितना होगा, तो इसके लिए यहाँ इक्वेशन दिया गया है। एक बार इस कंडीशन तो देखते हैं, इफ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन x1 टू फाइनल पोजीशन x2, then work done is equal to increase in elastic potential energy। जितना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज दिखेगा उतना ही वर्क हमने किया होगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स से करवाया गया होगा, कुछ भी बोलो, इन शॉर्ट एक्सटर्नल वर्क ने उतना, एक्सटर्नल फोर्स ने उतना वर्क किया होगा, कितना, तो भाई चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो मिलती है उतना वर्क एक्सटर्नल फोर्स ने किया है, तो उसका इक्वेशन क्या मिलेगा, 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस 1/2 k x1 स्क्वायर, और वहां से 1/2 k को कॉमन निकाल लो, तो 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर।
ओके, तो ये सिंपल चीज थी, तो ये इक्वेशन हमें याद रखना है बस। तो आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसकी ग्राफ के डिस्कशन करेंगे।